Good morning to all of you again, and uh, welcome to our 12th history class. And we have to start with the topic administrating the empire, means साम्राज्य का प्रशासन. मैंने आपको उस दिन बता रहा था प्रशासन एडमिनिस्ट्रेशन. आप हिंदी का अखबार उठा करके पढ़ते हैं तो उसके अंदर आजकल ये खबरें आ रही हैं, प्रशासन कोरोना के बारे में ये काम कर रहा है, प्रशासन ने कोरोना को की रोकथाम के लिए ये किया, प्रशासन ने ये किया. तो ये क्या है? एडमिनिस्ट्रेशन की जो ब्यूरोक्रेसी है या पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्या काम कर रहे हैं फॉर द पीपल, फॉर द सिटीजन. सो हियर ऑल्सो वी विल लुक एडमिनिस्ट्रेटिंग द एम्पायर. अब एम्पायर इतना बड़ा था कि उसको कैसे एडमिनिस्टर किया जाए. देखते हैं. There are 5 major political centers in the empire: the capital Patliputra and the provisional centers of Taxila, Ujjaini, Tosali and Swarngiri, all mentioned in Asokan inscriptions. If we examine the content of these inscriptions, we find virtually the same message engraved everywhere. From the present day northwest frontier provinces of Pakistan to Andhra Pradesh, Odisha and Uttarakhand in India, could this vast empire have had a uniform administrative system? Historians have increasingly come to realize this is unlikely. The regions included within the empire were just too diverse. Imagine the contrast between the hilly terrain of Afghanistan and the coast of Odisha. It is likely that administrative control was strongest in areas around the capital and the provisional centers. These centers were carefully chosen, both Taxila and Ujjaini being situated on important long distance trade routes, while Swarngiri, literally the Golden Mountain, was possibly important for tapping the gold mines of Karnataka. So here we see that ये जो मौर्यन एम्पायर है या मौर्य साम्राज्य है के 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और उनमें से कौन कौन से थे. एक तो कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र और 4 जो प्रोविंशनल सेंटर्स थे वो थे तक्षशिला, उज्जैनी, तोसील और स्वर्णगिरी. इन सब का वर्णन या अपन बोले उल्लेख अशोक के इंस्क्रिप्शंस यानी कि अभिलेखों में किया गया. यानी कि जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं अशोका के उन सभी में इन 4-5 जगहों का उल्लेख किया गया है. यदि हम इन अभिलेखों का प्रशिक्षण करें यानी कि इसके ऊपर अपन अध्ययन करें तो पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान यानी कि मॉडर्न पाकिस्तान का जो वेस्ट फ्रंटियर जो अपन जिसको बोल सकते हैं पश्चिमी बॉर्डर, जो वेस्ट बॉर्डर, जो फ्रंटियर का मतलब होता है बॉर्डर, बॉर्डर लाइन, वेस्टर्न बॉर्डर से लेकर आंध्र प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड तक हर स्थान पर एक जैसे संदेश मिले हैं. यानी कि जो भी पिलर्स लगे हुए हैं या इंस्क्रिप्शंस लगे हुए हैं, ठीक है, वहां पर आप देख सकते हैं कि सब जगह जो संदेश मिले हैं वो सब जगह एक जैसे मिले हैं. अब ये वेस्ट पाकिस्तान मीन्स पाकिस्तान का जो उधर वाला बॉर्डर है जो कि ईरान इराक के साइड वाला बॉर्डर है वहां से, और अपने इंडिया के अंदर जो उत्तराखंड है और दूसरी जगह है और कौन कौन सी जगह है, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, उत्तराखंड, मतलब सब जगह क्या है पूरे एरिया के अंदर एक जैसे संदेश मिले. क्या इतने विशाल एम्पायर की प्रशासनिक व्यवस्था समान रही होगी? क्या इतने बड़े एम्पायर की जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था वो क्या एक जैसा रहा होगा? क्योंकि एम्पायर तो बहुत बड़ा था. कम्युनिकेशन मीन्स तो
कैसे कम्युनिकेट करोगे? जैसा अगर फॉर एग्जांपल आपने उड़ीसा से कोई संदेश लेकर के पाकिस्तान भेजा, पाकिस्तान के वेस्टर्न फ्रंटियर बॉर्डर पे कुछ मैसेज लेकर के भेजा, तो उसको तो पहुंचने के अंदर ही महीनों लग जाएंगे। या वहां से कोई मैसेज भेजा गया तो उसको यहां तक आने में कितने महीनों लग जाएंगे। ट्रेन्स थी नहीं, एयरप्लेन्स थे नहीं, मोबाइल थे नहीं, टेलीफोन था नहीं। तो क्या पूरे जो एम्पायर था, उस पूरे एम्पायर के अंदर क्या सब जगह क्या एक सही एडमिनिस्ट्रेशन था? तो जो हिस्टोरियंस हैं उनके अनुसार जब वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे तो उनको ऐसा लगा कि ऐसा संभव नहीं कि सब जगह एक ही एडमिनिस्ट्रेशन, ऐसा संभव हो ही नहीं सकता इतने बड़े एम्पायर। एम्पायर में शामिल क्षेत्र बड़े अलग अलग प्रकार के थे, और जो एम्पायर के अंदर जो अब ये जो पूरा एम्पायर था, मौर्यन एम्पायर था, इसके अंदर जो रीजन थे वो बड़े अलग अलग टाइप के। फॉर एग्जाम्पल जैसे अपना इंडिया है अभी, बहुत बड़ा है। इंडिया के अंदर अलग अलग जगह है, अलग अलग रीजन है। जम्मू कश्मीर में आप जाओगे तो ऊंचे ऊंचे पहाड़, राजस्थान में आओगे तो रेगिस्तान है, नीचे जाओगे तो बहुत ज़्यादा बारिश है, ईस्ट में जाओगे तो भी बहुत ज़्यादा बारिश है। तो इस तरह से क्या है, उस समय भी क्या था, मौर्यन एम्पायर इतना बड़ा था कि जो एरिया थे उसके अंदर वो अलग अलग, वो बिल्कुल अलग अलग थे। कहाँ तो अफगानिस्तान की ऊंची ऊंची पहाड़ियां, और कहाँ उड़ीसा का समुद्री तट। तो दोनों के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन तो सेम हो ही नहीं सकता। वहां के लोगों की जरूरत अलग होगी, पहाड़ी लोगों के जो लोग हैं, समुद्री तट के जो लोग हैं उनकी जरूरतें अलग होगी। यह संभव है कि सबसे प्रबल जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो कंट्रोल एरिया था पूरे एम्पायर के अंदर, वो कैपिटल सिटी या उसके आसपास का एरिया, ये सबसे ज्यादा क्या था, प्रशासनिक नियंत्रण में था। यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर के अंदर कैपिटल सिटी पाटलिपुत्र और उसके आसपास के जो एरियाज थे वो जरूर था कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर के अंदर या एडमिनिस्ट्रेटिव होल्ड के अंदर रहा हो। तक्षशिला और उज्जैनी दोनों लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग और व्यापार मार्ग पर बने हुए थे। अब जैसे दो शहर तो तक्षशिला और उज्जैनी, ये रिवर कोस्ट पे थे, जैसे अपना दिल्ली है यमुना के कोस्ट पे। इस तरह से ये दोनों जो शहर थे ये दोनों रिवर कोस्ट पे थे। तो रिवर से ही ज्यादा क्या होता था, जो व्यापार होता था, माल इधर से उधर जाना या लोग इधर से उधर जाना रिवर के थ्रू। तो ये दोनों शहर वहां पे बसे थे। जबकि जो स्वर्णगिरी था, जिसको कि अपन बोला गया है द गोल्डन माउंटेन, वो कर्नाटक में था, जहाँ पे सोने की माइंस के लिए वो बहुत उपयोगी था। आज भी कर्नाटक के अंदर गोल्ड माइंस है, इंडिया के अंदर वहीं पे ही है, कर्नाटक के अंदर गोल्ड माइंस। तो वो एरिया इसके लिए इंपॉर्टेंट था। तो अपन ने यहाँ पे ये देखा साम्राज्य के अंदर, पूरे एम्पायर के अंदर, कि एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो था वो खाली कहाँ पे पावरफुल था एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, कैपिटल सिटी और उसके आसपास के एरिया, ठीक है। और बाकी जो दूर दराज के एरिया थे उसके अंदर संदेश तो अपने को सब जगह एक जैसे मिलते हैं। जैसे जो एम्परर है अशोका, उसने जो संदेश दिया वो सारी जगह लगा दिए गए, रास्तों पे लगा दिए गए और इधर सब जगह लगा दिए गए। बट जो एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम था वो क्या था, डिफरेंट था। क्यों? क्योंकि एम्पायर क्या था, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा था। अपन ने जब ब्रिटिशर से भी इंडिया के अंदर आए थे तो यहाँ पे भी क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिंग सिस्टम क्या था, अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल जैसे राजस्थान और गुजरात अपन मान लेते हैं, दो स्टेट अपन मान लेते हैं, तो दोनों का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अलग अलग था। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का राजा है और गुजरात का राजा है, तो राजस्थान का किंग है और गुजरात का भी किंग है। अब राजस्थान के अंदर सपोज करें किसी आदमी ने चोरी कर ली, तो यहाँ पे उसको राजा सजा देता था कि इसका गला काट दिया जाए। और मान लो गुजरात के अंदर किसी आदमी ने चोरी कर ली,
तो वहां का राजा उसको सजा देता था कि इसको 10-12 कोड़े मार करके छोड़ दो। तो ये तो गलत था ना, कि एक जगह तो आपका गला कट रहा है और उसी एरिया के अंदर दूसरी जगह आपके साथ क्या हो रहा है, आपके 2-4-10 कोड़े मार के आपको छोड़ दिया जाए। तो ब्रिटिशर्स ने भी फिर क्या किया कि एक ही कानून बनाया पूरे देश के लिए कि अगर यहाँ पे ये होगा तो वहां पे भी यही होगा, ऐसा नहीं है कि दोनों का अलग अलग होगा। तो सिमिलरली जो बट यहाँ पे क्या था, जो एम्पायर था, जो एम्परर था, वो एक ही होता था। उस समय एम्परर क्या होता था, एक ही होता था। तो एम्परर के लिए इतना मुश्किल हो जाता था कि वो इतने बड़े वास्ट एम्पायर के ऊपर को कंट्रोल कर। अब उसने जीत लिया, इतना बड़ा एम्पायर तो बना लिया उसने, अब उसको कंट्रोल करना, उसको एडमिनिस्टर करना। तो यही था कि अशोका इतना बड़ा एम्परर था कि उसके संदेश तो सब जगह मिले, लगे हुए मिले, सबने उसके मान भी रहे थे लोग, बट क्या था, जो मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर का जो इफेक्टिवनेस थी वो खाली पाटलिपुत्र और उसके आसपास के एरिया के अंदर थी। मीन्स मेनली जो ये 5 जो अपन ने प्रोविंसेस पढ़े, तक्षशिला, पाटलिपुत्र और उज्जैनी, तोसील और स्वर्णगिरी। क्लियर? एनी क्वेश्चन? क्लियर हो गया? चले आगे। ओके, communication along both land and riverine routes was vital for the existence of the empire. Journeys from the center to the provinces could have taken weeks if not months. This meant arranging for provisions as well as protection for those who were on the move. It is obvious that the army was an important means for ensuring the latter. Megasthenes mentions a committee with 6 subcommittees for coordinating military activity. Of these, one looked after the navy, the second managed transport and provisions, the third was responsible for foot soldiers, the fourth for horses, the fifth for chariots, and the sixth for elephants. The activities of the second subcommittee were rather varied, arranging for bullock carts to carry equipment, procuring food for soldiers and fodder for animals, and recruiting servants and artisans to look after the soldiers. Now, we see here that जो एम्पायर था, एम्पायर को चलाने के लिए लैंड और रिवर्स दोनों मार्गों से आवागमन यानी कि आना जाना बना रहना अत्यंत आवश्यक था। यानी कि भाई लोग तो आएंगे जाएंगे, तो या तो एक तो जमीनी मार्ग होता है, दूसरा पानी वाला मार्ग होता है, हवाई मार्ग तो था ही नहीं उस समय। ठीक है, तो ये लोगों के आने जाने के लिए ये जो था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। राजधानी से यानी कि जो भी कैपिटल था, राजधानी से प्रोविंसेस तक जाने में कई हफ्ते या महीनों का समय लगता होगा। अब पाटलिपुत्र से मान लें, अगर पाटलिपुत्र से अपने को तक्षशिला जाना है, तो ये मान के चलो कि कई हफ्तों का भी टाइम लग सकता है, कई महीनों का भी टाइम लग सकता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ, जब अगर मैं यहाँ से सपोज करिए मैं यहाँ से जयपुर जाता हूँ और मेरे को 1 हफ्ता लगेगा, पैदल जाता हूँ और 1 हफ्ता लगेगा मेरे को, जमीनी मार्ग से जाता हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ? अब इसका मतलब ये हुआ कि यात्रियों के लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। यानी कि जब मैं जाऊंगा तो मेरे लिए रास्ते में कुछ दुकानें भी होंगी, खाने पीने की चीज़ें भी होंगी, पुलिस स्टेशन भी होगा जहाँ पे मैं अगर मेरे को कुछ हो जाए तो मैं वहाँ पे जाकर रिपोर्ट कर सकूँ, बता सकूँ कि मेरे साथ ये हादसा हो गया। तो उन लोगों को भी जब इतना टाइम लगता था, हफ्तों और महीनों लग जाते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने पे, तो इसका अर्थ तो यही हुआ कि जो यात्री थे उनके लिए खान पान की व्यवस्था और उनकी सुरक्षा भी करनी पड़ती होगी। और यह पक्की तरह से मालूम होता है कि सेना जो थी
सुरक्षा का एक प्रमुख माध्यम रही होगी। सुरक्षा मतलब सेना सुरक्षा का एक में इम्पोर्टेंट मीडियम रहा होगा कि लोग जब यात्रा करें तो उनके सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाए कि रास्ते में कोई चोर उचक्के डाकू लुटेरे उनको लूटना या जंगली जानवर जो भी। अब मेगास्थनीज ने सैनिक गतिविधियों का संचालन के लिए एक समिति और 6 उप समितियों का उल्लेख किया। अब मेगास्थनीज जो ग्रीक था, वो जो इंडिया के अंदर आया था, ग्रीक एम्बेसडर था जो मौर्यन कोर्ट के अंदर आया था, अशोक गुप्ता मौर्य के टाइम के अंदर आया था। उसने जो आर्मी एक्टिविटीज थी उसको चलाने के लिए उसने बताया अपनी किताब के अंदर कि एक कमेटी बनी हुई थी और उस कमेटी के में 6 यानी कि 6 सब कमेटीज बनी हुई थी। और वो 6 सब कमेटीज क्या थी, इनका काम क्या था? पहले का काम था नेवी का ढंग से संचालन करना, यानी कि जो पानी वाला मार्ग है उसका ढंग से संचालन करना। यात्री जब पानी के मार्ग से इधर उधर जाते हैं या सामान जब इधर से उधर ट्रांसपोर्ट होता है तो उसका ढंग से संचालन करना पहली कमेटी का काम। ठीक है। दूसरी सब कमेटी का काम यातायात और खान पान का संचालन करती थी। दूसरी जो सब कमेटी थी वो ट्रांसपोर्टेशन और जो भी लोगों के खान पान की व्यवस्था तो सेकंड कमेटी देखती थी, सेकंड सब कमेटी देखती थी। थर्ड जो सब कमेटी थी उसका काम पैदल सैनिकों का संचालन करना था, यानी कि पैदल सैनिक जो हैं उनको क्या करना, उनको बनाए रखना और उनको चलाना, मतलब जो पैदल सैनिकों का बनाए रखने का काम करते थे, यानी कि जो सैनिक जो पैदल चलते हैं, यानी कि जो पैदल फाइट करते हैं। और चौथी सब कमेटी किसकी थी? फॉर हॉर्सेस, यानी कि घोड़ों की। अब घोड़ों की व्यवस्था करना, घोड़ों को रखना, मान लीजिए मैं अपन कहीं जा रहे हैं रास्ते के अंदर या वहां उस समय कोई यात्री जा रहा है और उसको कुछ परेशानी होगी रास्ते के अंदर, तो हॉर्स ही ऐसा मीन्स था जिसके जरिए जल्दी पहुंचा जा सकता उस जगह तक। तो घोड़ों की व्यवस्था करना। फिफ्थ, चैरियट्स, रथों की व्यवस्था करना। कोई अगर इससे जमीनी मार्ग से जाना चाहता है, रोड से जाना चाहता है, तो वो चैरियट्स यूज कर सकता था। चैरियट्स के अंदर चैरियट्स की व्यवस्था करना, चैरियट्स मीन्स रथ होते हैं। देन जो लास्ट थी वो था हाथियों का संचालन करना। अब हाथियों से भी क्या किया जा सकता है? रोड्स यूज की जा सकती है, ट्रांसपोर्टेशन किया जा सकता है, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाया जा सकता है। तो मगस्थनीज के अकॉर्डिंग एक कमेटी थी और एक कमेटी को सब 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया और अलग अलग कमेटी बना दी। एक कमेटी जो मेन कमेटी थी उसने सब कमेटी बना दी 6, जिनको कि ये काम करना था यात्रा के लिए। देन सबसे जो मेन थी वो थी सेकंड वाली, सेकंड सब कमेटी मीन्स दूसरी उप समिति का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो इस प्रकार की थी। सबसे पहले जो इक्विपमेंट्स को ढोने के लिए बैलगाड़ियों की व्यवस्था, क्योंकि दूसरी सब क्या है, दूसरी उप समिति का काम क्या बता रखा है ऊपर? यातायात और खान पान का संचालन करना। अब यातायात के लिए बैलगाड़ी का इंतजाम करना। ठीक है। फिर सैनिकों के लिए भोजन की खान पान लिख रखा है, भोजन की व्यवस्था करना। और फिर जब वो बुलेट कार्ट्स वगैरह ले जाते हैं, हाथी भी है, हॉर्सेस भी है, सब कुछ है, खान पान के अंदर सब कुछ आ गया। जानवरों के लिए चारे की भी व्यवस्था करना। जब जानवर उस आदमियों के लिए तो कर ही रहे हैं, सैनिकों के और दूसरे यात्रियों के लिए तो कर ही रहे हैं, बट जो जानवर हैं जिनके साथ वो लोग आते हैं उनके चारे के लिए भी व्यवस्था करना, तथा सैनिकों की देखभाल के लिए
सेवकों और आर्टिशंस को भी अपॉइंट करना। अब सैनिक आएंगे, सैनिक ठहरेंगे तो उनकी सेवा करने के लिए नौ सेवकों का इंतजाम करना, मीन्स सर्वेंट्स का इंतजाम करना, और फिर आर्टिशंस को नियुक्त करना उनकी देखभाल करने के लिए। तो ये सारी मतलब जो सेकंड जो सब कमेटी थी उसका जो उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी वो बाकी जो 5 सब कमिटीज थी उससे ज़्यादा थी। तो एक तरह से जो था, जो ये मार्ग्स थे, जो ये रास्ते थे, मेन लोग जिससे आया जाया करते थे, उस उन जगहों को किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता था उस समय में, ये अपन ने इस पैराग्राफ के अंदर देखा। एनी क्वेश्चन? अब कुछ पूछना है आपको? Any question from your side? Clear? Okay.